का अभिकथन या विरचित विवादक रकम या संपत्ति के किसी भाग से ही संबंधित हो तो फीस उस रकम के उक्त भाग के से एक चौथाई पर या संपत्ति के ऐसे भाग के बाजार मूल्य के एक चौथाई पर संगणित की जाएगी। यानी पूरे पे उसका टाइटल डिनाई नहीं कर रहे, सिर्फ किसी पोर्शन के लिए उसका टाइटल डिनाई किया जा रहा है। आगे देखिए, दूसरे में उसका जो बी है ख, उसमें उसका टाइटल डिनाई नहीं कर रहे हैं। ना वो प्लेंट में लिख के आ रहा है कि वो मेरे को मालिक मानने से मना कर रहा है, ना ही डब्ल्यू एस में डिफेंडेंट कह रहा है कि ये मालिक नहीं है। वो सिर्फ मना कर रहा है कि मैं तो इसको कागज नहीं दूंगा। आपने बेलमेंट पढ़ लिया होगा, बेलमेंट पढ़ लिया, उसमें बेली का जो जिसके पास आप रखवा के आते हो सामान, उसके पास अधिकार होता है जब तक आप उसको उसका उचित मूल्य नहीं दे देते जो उसने उसके लिए काम किया है। तो जब तक वो पैसे नहीं दोगे तब तक वो आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर टाइटल के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी रख सकता है कि भैया मैं नहीं दूंगा जब तक मेरी फीस आप नहीं दे जाते। आप वकील हैं, आपके पास मुकदमा आया और किसी ने अपनी घर की टाइटल डीड जमा करवा दी आपके पास ओरिजिनल में कि उसी के ऊपर दावा करना है। आप ये नहीं कह रहे कि ये इसका मालिक नहीं है या ये इन कागजों का हकदार नहीं है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया पहले मेरी फीस जमा कराओ, फिर आपके जो भी कागज हैं वो मैं दे दूंगा। मैं मना नहीं कर रहा कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन जब तक मेरे कागज मेरी फीस नहीं जमा कराते तब तक मैं आपको कागज भी नहीं दूंगा। उनमें हो सकता है आपके पास प्रॉपर्टी के भी कागज पड़े हों। देखिए, जहां दस्तावेजों द्वारा प्रत्याभूत रकम या संपत्ति पर वादी के हक से इनकार नहीं किया गया है, वहां हक की दस्तावेज पर कब्जे के किसी वाद में फीस चाहे गए अनुतोष की वाद पत्र में मूल्यांकित रकम या ऐसे अनुतोष की न्यायालय द्वारा मूल्यांकित रकम, इनमें से जो भी अधिक हो पर संगणित की जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, इसमें इन्होंने ये कह दिया है कि भाई या तो जो उसमें प्लेंट में वो खुद वैल्यूएशन निकाल रहा है उस पे, या फिर कोर्ट जो सेक्शन 11 के हिसाब से वैल्यूएशन दे उसके आधार पे, जिन उन दोनों में से जो भी ज्यादा है उसके आधार पे फीस देनी पड़ेगी। वैल्यूएशन वैसे होगा। अब फीस आपको शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में जहां दी गई है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर ली जाएगी। एक्सप्लेनेशन जो इनका है, वो एक्सप्लेनेशन जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन है उसी को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की तरह डिफाइन किया गया। एक भाई रजिस्टर होगा निखिल के पास नीचे, अगर उसने उन्होंने स्कैन कर लिया हो तो वो दे जा, लिया लिया हो, है ना। आगे देखिए, सूट्स फॉर डिक्लेरेशन, सूट्स फॉर डिक्लेरेशन घोषणा के लिए वाद, सेक्शन 24। अब इन्होंने ए में कहा है कि डिक्लेरेशन प्लस, डिक्लेरेशन मांग रहा है, साथ में क्या मांग रहा है उसका पोजीशन। यहां पे जो इन्होंने संपत्ति लिखा है उसके साथ में कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखा कि वो संपत्ति स्थावर है या जंगम संपत्ति है। तो वो मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है क्लोज ए के लिए। दूसरे में इन्होंने कहा है कि डिक्लेरेशन प्लस इंजंक्शन, और इसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में होना चाहिए। और तीसरा जो है वो आईपीआर से रिलेट करता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं, जैसे आपका कॉपीराइट है या फिर और कोई राइट्स हैं, ट्रेडमार्क हुआ, जिस पे आपका एक्सक्लूसिव राइट है उसको आप डिक्लेयर करवा रहे हैं। तो इन तीनों के लिए इन्होंने यहाँ पे कहा है। अब देखिए, जो डिक्लेरेशन प्लस पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी है उसमें कहा है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको देना होगा, लेकिन मिनिमम फीस भी 20 की ही ली जाएगी, 20 रुपए से कम की फीस नहीं लेंगे। डिक्लेरेशन प्लस जहां पे इंजंक्शन है वहां पे मार्केट वैल्यू का आधा
हाफ ऑफ द मार्केट वैल्यू, उसके आधार पे आपकी फीस ली जाएगी और वैल्यूएशन किया जाएगा, और मिनिमम फीस वहां पे भी आपको 20 रुपए देनी है। और आईपीआर वाला जो है उसको इंपॉर्टेंट कर लेना आप। उसमें जो आप खुद डिक्लेयर करोगे प्लेंट में कि भाई मेरा जो राइट है, मेरा जो रिलीफ है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि आईपीआर की कोई वैल्यू बाहर का आदमी नहीं निकाल सकता। भाई ट्रेडमार्क है आपका, सिर्फ दुकान का नाम है, वैसे कोई उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन गुडविल और उस पे फर्म नेम के आधार पे उसकी वैल्यू होती है। तो जो आप प्लेंट में लिख रहे हो उसके आधार पर, और मिनिमम फीस आपसे 40 रुपए ली जाएगी। अब देखिए, डी एक कंडीशन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन मांग रहा है, यानी सिर्फ सेक्शन 34 एसआरए में उसने सूट फाइल किया है, उसके साथ उसने कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ नहीं मांगा है। क्लोज डी में ये कहा है कि कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ उसको नहीं चाहिए, सिर्फ वो डिक्लेयर करवाना चाहता है, उसके लिए फीस है। और ई है कि अगर ऊपर चारों की डिक्लेरेशन के अलावा भी कोई डिक्लेरेशन की जा सकती है, अगर मिसलेनियस मान लीजिए कि भाई चार हमने बता दिए, अगर इसके अलावा भी कोई डिक्लेरेशन हो सकती है, तो वो डिक्लेरेशन आपकी ई के हिसाब से होगी। देख लीजिए एक बार। परिणामिक अनुतोष सहित या उसके बिना किसी घोषणात्मक डिक्री या आदेश के लिए किसी वाक में जो धारा 25 के अधीन न आता हो। सेक्शन 25 में भी डिक्लेरेशन है, लेकिन वो सेक्शन 25 सिर्फ और सिर्फ अडॉप्शन, वो अडॉप्शन से डील करता है, दत्तक ग्रहण से डील करता है, उसके अलावा उसमें कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी घोषणात्मक वाद जिसमें कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है या नहीं है, उसके लिए फीस निम्न प्रकार निर्धारित की जाएगी। जहां प्रार्थना पत्र किसी घोषणा के लिए और घोषणा से संबंधित संपत्ति पर कब्जे के लिए की गई हो, वहां फीस संपत्ति के बाजार मूल्य पर संगणित की जाएगी, और फीस 20 रुपए से कम नहीं होगी। यहाँ पे मार्केट वैल्यू पे डिसाइड होगी, और मिनिमम आपकी फीस होगी 20 रुपए। देखिए, इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। आगे देखिए, जहां प्रार्थना किसी घोषणा और पारिणामिक व्यादेश के लिए है और चाहा गया अनुतोष किसी स्थावर संपत्ति के संदर्भ में है, वहां फीस संपत्ति के आधे बाजार मूल्य पर संगणित की जाएगी, और वह 20 रुपए से कम नहीं होगी। आपने सूट फाइल किया सेक्शन 34 में, और साथ में आपने इंजंक्शन मांगा है। इंजंक्शन कहाँ है? गलत तो नहीं बता रहा मैं? एसआरए में कहाँ है इंजंक्शन? व्यादेश कहाँ है एसआरए में? 38 से स्टार्ट होता है, 38 39 शायद जनरल है। 38 सिर्फ ये कहता है कि व्यादेश दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट। इंजंक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, वन परमानेंट और वन टेम्परेरी। टेम्परेरी आपको सीपीसी में दिया जाता है, परमानेंट के लिए इन्होंने यहाँ दिया है। फिर उन्होंने डिफाइन किया है कि भाई परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है, सेक्शन 39 शायद ऐसा ही कुछ है। और 40 41 देख लेना, 37 38 ऐसा भी हो सकता है। मेरे को अच्छे से वो ध्यान नहीं है, आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। 30 से 40 में तो मैंडेटरी इंजंक्शन है शायद, 40 में मैंडेटरी इंजंक्शन है, 41 में वो आपके ग्राउंड से जहां दिए नहीं जाते। चलिए वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, वहीं पे है। तो अब ये क्या कर रहा है कि इसने एक तो सेक्शन 34 में रिलीफ मांगा कि भाई ये स्थावर संपत्ति है, इसको मेरे को मालिक घोषित किया जाए, और साथ में ये कहा कि भाई जो दूसरा डिफेंडेंट है उसको पाबंद करो कि वो मेरे को यहाँ से निकाले नहीं, मेरे पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करे, या फिर उसको पाबंद करो कि वो मेरे मालिकाना हक को डिनाई नहीं करे। इंजंक्शन उसी लिए मांगेंगे, दोनों हैं साथ में।
स्थावर संपत्ति के लिए, वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। देख लीजिए एक बार, जहां प्रार्थना किसी घोषणा और पारिणामिक व्यादेश के लिए है और चाहा गया अनुतोष किसी स्थावर संपत्ति के संदर्भ में। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो आप अनुतोष चाह रहे हो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। वहां फीस संपत्ति के आधे बाजार मूल्य पर संगणित की जाएगी और वह 20 रुपए से कम नहीं होगी। मिनिमम फीस आपकी 20 रुपीज तो होगी ही होगी। सी, इसके साइड में आईपीआर लिख लीजिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें कॉपीराइट शामिल है, ट्रेडमार्क शामिल है, और वैसे ही तरह के जो बौद्धिक संपत्ति होती है उनसे संबंधित ये आपका है। जहां प्रार्थना किसी चिन्ह, नाम, पुस्तक, चित्र, डिजाइन या अन्य वस्तु का वादी द्वारा उपयोग, बिक्री, मुद्रण या प्रदर्शन किए जाने के अनन्य एक्सक्लूसिव अधिकार के संबंध में हो और ऐसे अनन्य अधिकार का अतिलंघन पर आधारित हो, इन्फ्रिंजमेंट पे आधारित हो, वहां फीस वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष के मूल्यांकन की रकम पर संगणित की जाएगी। जो आप प्लेंट में लिख के आ रहे हो कि भाई इससे मेरे को इतना इतना नुकसान हो गया, उसके लिए लिख के आएगी, और वह 40 रुपए से कम का नहीं होगा। मिनिमम फीस आपकी 40 रुपए ली जाएगी। इसी में साथ में आप यहाँ पे 26 का क्लोज बी देखिए। 26 का क्लोज बी, जहां प्रार्थना पत्र किसी चिन्ह, नाम, पुस्तक, चित्र, डिजाइन या अन्य वस्तु का वादी द्वारा उपयोग, बिक्री, मुद्रण या प्रदर्शन किए जाने के अनन्य अधिकार के संबंध में हो और ऐसे अनन्य अधिकार के अतिलंघन पर आधारित हो, वहां फीस वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष के मूल्यांकन की रकम पर या 500 रुपए पर जो अधिक हो पर संगणित की जाएगी। अब सिर्फ डिफरेंस ये है, वहां पे आप डिक्लेरेशन चाह रहे हो। अगर आप कोर्ट से ये चाहते हो कि वो डिक्लेयर करे कि उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मान लीजिए ट्रेडमार्क है, उसके ऊपर आपका ही एक्सक्लूसिव राइट है, आपका अनन्य अधिकार है, वो डिक्लेयर अगर आपको कराना है तो आपको सेक्शन 24 के हिसाब से फी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप साथ में चाहते हो कि वो इंजंक्शन का भी व्यादेश की डिक्री भी पास करे, तो उसके लिए आपको सेक्शन 26 की फीस अलग से देनी होगी। दो जगह फीस देनी होगी, सेक्शन 24 में डिक्लेरेशन की और यहाँ पे साथ में आपको इंजंक्शन की। देखिए आगे, जहां प्रार्थना किसी भी संपत्ति के संदर्भ में, घ पढ़ रहा हूं क्लोज डी सेक्शन 24 का, जहां प्रार्थना पत्र किसी भी संपत्ति के संदर्भ में किसी घोषणा के लिए हो। यहां सिर्फ घोषणा चाह रहे हैं, सेक्शन 34 की अपन ने घोषणात्मक वाद फाइल किया है, उसके अलावा अपना कोई भी रिलीफ नहीं है, कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ नहीं मांग रहे हैं। और किसी पारिमाणिक अनुतोष के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई है, कोई भी प्रार्थना हम किसी कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ की नहीं कर रहे हैं, गई हो, वहां फीस संपत्ति के बाजार मूल्य पर संगणित की जाएगी और वह 20 रुपए से कम की नहीं होगी। मार्केट वैल्यू पे करेंगे और वो मिनिमम फीस 20 रुपए की होगी। अगर कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ एग्जिस्ट करता है और मैंने नहीं मांगा तो क्या होगा? सेक्शन 34, अगर मैं डिक्लेरेशन के साथ कोई ना कोई और अनुतोष भी मांग सकता हूं कॉन्सिक्वेंशियल, तो कोर्ट डिक्लेरेशन देने से मना कर सकती है। सेक्शन एसआरए तो पढ़ लिया होगा। कोर्ट का डिस्क्रिशन है देने में कि वो डिक्लेयर करे या फिर नहीं करे। लेकिन अगर आपने कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ नहीं मांगते हो तो वो डिनाई कर सकता है कि भैया विदाउट कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ हम डिक्लेरेशन नहीं देंगे। कि आज तो आप डिक्लेरेशन करवाने आए हो, कल फिर अब वापस आओगे आप कि मेरे को अब पोजीशन भी दिला दो इसका, या फिर आप इंजंक्शन मांगने आओगे, तो वो सारी चीजें एक ही वाद में मांग लो, वो उसके लिए। चलिए देख लीजिएगा उसको, इम्पोर्टेंट है वो भी। और अग जो ई है अड़े, उसके अंदर जितने भी, अगर ये चार में डिक्लेरेशन आती है तो उसके हिसाब से होगा। और अगर कोई भी बच गया है
वो आपका ई में आता है, अड़य में आता है। अन्य मामलों में चाहे वाद की विषय वस्तु मूल्यांकन किए जाने योग्य हो या नहीं, फीस वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष के मूल्यांकन की रकम पर संगणित की जाएगी, और वह 25 रुपए से कम नहीं होगी। मिनिमम आपको 25 रुपए की फीस तो देनी ही होगी। अडॉप्शन, दत्तक ग्रहण। अब दत्तक ग्रहण में इन्होंने जो फीस का वैल्यूएशन, सूट का वैल्यूएशन और कोर्ट फीस जो निर्धारित करने की रीति अपनाई है, वो ये है कि भाई दत्तक ग्रहण से जो संपत्ति प्रभावित होने वाली है, दत्तक ग्रहण की कोई फीस वैसे नहीं है, लेकिन अगर दत्तक ग्रहण हुआ तो कितनी संपत्ति किस अमाउंट तक वो प्रभावित होगी, उसके आधार पे आपकी कोर्ट फीस तय की जाएगी। देखिए, दत्तक ग्रहण की विधि मान्यता, अविधि मान्यता या किसी दत्तक ग्रहण के तथ्य के संबंध में घोषणा के लिए किसी वाद में फीस निम्नलिखित दरों पर संदेह होगी। जहां अनुतोष में अंतर्विलित या उससे प्रभावित संपत्ति का बाजार मूल्य 5,000 रुपए या कम हो तो 50 रुपए लगेंगे। 5,000 रुपए से अधिक किंतु 10,000 रुपए से अधिक नहीं हो तो 100 रुपए लगेंगे। और अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की है तो आपको 500 रुपए का देना होगा। चार्ट आज मिल जाएगा, उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। उसमें 500 है, 500 लिख लेना, अभी याद रख लेना। वो अभी मंजूर जी उसको डाल देंगे आपके ऑनलाइन। उसमें मैंने गलती से अडॉप्शन वाले में 400 लिख दिया है, लास्ट वाला। उसको 500 रुपए कर लीजिएगा, उसको 500 रुपए कर लेना। चार्ट से ही अगर याद करें तो अभी उसमें देख लेना। सेंड कर दिया है। उसमें सेक्शन 25 में जो आप देख लीजिएगा, उसमें 400 है, उसको 500 कर लीजिएगा। अभी मैं बता रहा हूं, गलत याद मत रख लेना, क्योंकि वो आसपास के सारे डालते हैं, सारे के सारे वो आसपास के डालते हैं। लगा दीजिए। हिंदी मीडियम के लिए नहीं है, इतना भारी भी नहीं बनाया, वो पढ़ सकते हो आप। इतनी तो पढ़नी ही पड़ेगी, फिर मेंस में क्या करोगे? इतना तो आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा इंग्लिश में। चलिए। ठीक। इसको 500 कर लीजिएगा। यहाँ जो अमाउंट है उसको 500 कर लेना। अडॉप्शन सूट जो है उसमें दोबारा एक बार देख लीजिए। दत्तक ग्रहण की विधि मान्यता, अविधि मान्यता या किसी दत्तक ग्रहण के तथ्य के संबंध में घोषणा के लिए किसी वाद में फीस निम्नलिखित दरों पर संदेह होगी। जहां अनुतोष में अंतर्विलित या उससे प्रभावित संपत्ति का बाजार मूल्य 5,000 रुपए या कम हो, वहां आपको 50 रुपए की फीस देनी है। 5,000 रुपए से अधिक किंतु 10,000 रुपए से अधिक नहीं हो, वहां 100 रुपए देनी है। और 10,000 रुपए से अधिक हो वहां 500 रुपए देनी है। जो रिलीफ है, जो रिलीफ में आप जितनी अमाउंट क्लेम कर रहे हो, वो आपका सूट का वैल्यूएशन होता है कि भाई मेरे को इतने पैसे दिलवाए जाएं या ये संपत्ति दिलवाई जाए जिसका बाजार मूल्य ये है।
वो आपके सूट का वैल्यूएशन होता है। और उसके लिए जो कोर्ट फीस निकाली जाती है वो आपको चैप्टर 4 में बताई जाती है कि भाई कोर्ट फीस इतने के ऊपर आधारित होगी। वैल्यूएशन हमेशा आपका जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसके हिसाब से निकाला जाएगा। आगे देखिए, सूट्स फॉर इंजंक्शन। अब इसको इन्होंने वैसे कि भाई जो क्लोज ए है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है, साथ में उसका जो वादी है उसका टाइटल डिनाई किया गया है। वो ये कह रहा है, या तो वो कह रहा है कि भैया वो मना कर रहे हैं कि मैं इसका मालिक नहीं हूं, या फिर डिफेंडेंट ने अपने उसमें जवाब में ये लिख के दिया है कि ये इसका वादी नहीं, वो मालिक नहीं है। उसके लिए आपका क्लोज ए है। क्लोज बी आपका रिलीफ के लिए है, वो आईपीआर के ऊपर है। और बाकी के लिए आपका क्लोज सी है। इसमें अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अपन ने सेक्शन 24 में जो पढ़ा लास्ट लाइन कि 24 में सब्जेक्ट टू ए मिनिमम फी ऑफ 25 रुपीज, और वह 25 रुपए से कम नहीं होगी, वहां पे हमने बात करी है फीस की। सेक्शन 26 में ये कह रहे हैं कि जो वैल्यूएशन होगा वो कितना होगा, और जो वैल्यूएशन कितने से कम नहीं होगा, वो फीस के लिए नहीं कह रहा है, इंजंक्शन की फीस के लिए नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि वैल्यूएशन जो लिखना है कि भाई आपको मार्केट वैल्यू के इतने के ऊपर लिखना है, लेकिन फीस तय करने के लिए वैल्यूएशन 300 रुपए से कम नहीं मानेंगे। मान लीजिए, अभी एक बार एक पढ़ के देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। व्यादेश के किसी वाद में जहां चाहा गया अनुतोष किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में हो, और वादी अधिकथित करे कि उस संपत्ति पर उसके हक को अस्वीकार किया गया है, तो फीस उस संपत्ति के बाजार मूल्य के आधे पर या 300 रुपए पर, या तो फीस किस आधार पर गिनी जाएगी कि उसका बाजार मूल्य का आधा कैसे है। जो संपत्ति की मांग कर रहा है, मान लीजिए उस संपत्ति की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो 50,000 रुपए के आधार पर हम उसकी गणना करेंगे। पर या 300 रुपए पर जो भी अधिक हो संगणित की जाएगी। या तो वो 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए ज्यादा है तो 300 रुपए भूल जाइए। लेकिन अगर वो प्लेंटिफ कहता है कि जो प्रॉपर्टी मैं मांग रहा हूं उसकी वैल्यू है 500 रुपए, तो उसका आधा 250 रुपए, उस कंडीशन में उसकी कोर्ट फीस निकालने के लिए हम 300 रुपए को लेके चलेंगे कि 300 रुपए उसकी बाजार मूल्य की आधी है, उसके आधार पे आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे वैल्यूएशन की बात हो रही है, मिनिमम कोर्ट फीस की बात नहीं हो रही है। जो सेक्शन 24 में बात की गई वो आपकी मिनिमम कोर्ट फीस थी कि उतनी फीस तो देनी ही देनी पड़ेगी। यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि भाई जो वैल्यूएशन है वो बाजार मूल्य का आधा या फिर 300 रुपए, जो भी ज्यादा हो। अगर ज्यादा, अगर आपका बाजार मूल्य के आधी रेट अगर ज्यादा आ रही है तो उसके आधार पे, वरना 300 रुपए के आधार पर आपकी कोर्ट फीस निकाली जाएगी। दोबारा एक बार देख लीजिए, जहां चाहा गया अनुतोष किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में हो और वादी अधिकथित करे कि संपत्ति पर उसके हक को अस्वीकार किया गया है, तो फीस उस संपत्ति के बाजार मूल्य पर के आधे पर या 300 रुपए पर। फीस किसके आधार पर निकाल रहे हैं, या तो बाजार मूल्य के आधार पर निकाल रहे हैं या 300 रुपए के आधार पर निकाल रहे हैं। जो भी अधिक हो संगणित की जाएगी, या तो बाजार मूल्य के आधे पर निकाली है या फिर 300 रुपए पे निकाली है, जो भी इनमें से ज्यादा है उसके आधार पे। आईपीआर अपन देख चुके हैं। आगे देखिए सी, अन्य किसी मामले में चाहे वाद की विषय वस्तु का कोई बाजार मूल्य है या नहीं, फीस वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष के मूल्यांकन की रकम या 400 रुपए, या तो मूल्यांकन की रकम पे या 400 रुपए पे, जो भी अधिक हो पर संगणित की जाएगी। अब जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि मार्केट वैल्यू और 300 रुपए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1861 का है और उस समय 400 रुपए 300 रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट हुआ करती थी, आज के हिसाब से नहीं थी। हमारे ताऊ जी उस समय 1.5 बीघा लेके बैठे हैं 300 रुपए में, चांदपोल में अपने खरीदा था 1971 में। 400 रुपए में 1.5 बीघा जमीन मिली थी, तो उस समय रेट उतनी ही हुआ करती थी। आगे देखिए,
न्यास की संपत्ति के संबंध में ये खुद से पढ़ लीजिएगा, 1/5 आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ध्यान रख लीजिएगा। चार्ट मैंने इसका बना के दिया है आपको, उसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं। सूट फॉर पोजेशन और जॉइंट पोजेशन और डिक्लेरेटरी डिक्री बाय ट्रस्ट, पढ़ लीजिए एक बार फिर भी। न्यासियों के बीच या न्यासी के पद पर परस्पर विरोधी दावेदारी के बीच या किसी न्यासी और ऐसे व्यक्ति के बीच जो अब न्यासी नहीं रहा हो, न्यास संपत्ति पर कब्जे या संयुक्त कब्जे के लिए या उसके संबंध में पारिणामिक अनुतोष सहित या उसके बिना घोषणात्मक डिक्री के किसी वाद में फीस संपत्ति के बाजार मूल्य के पांचवें भाग पर संगणित की जाएगी, जो 200 रुपए से अधिक नहीं होगी। जहां संपत्ति का कोई बाजार मूल्य नहीं हो, वहां 1000 रुपए पर संगणित की जाएगी। अब इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो संपत्ति क्लेम की जा रही है उस संपत्ति के बाजार मूल्य के ऊपर आधारित होगी, लेकिन मैक्सिमम फीस जो बनेगी ट्रस्ट वाली चीजों में वो 200 रुपए से ज्यादा की फीस नहीं लेंगे। जैसे डिफेमेशन के लिए अपन ने लिखा ना, 25,000 रुपए से ज्यादा की फीस नहीं होगी। डिफेमेशन की याद है कौन से सेक्शन में है? तुम भी बता सकते हो। नहीं नहीं नहीं, यहीं कल हम सेक्शन 21 में, इसी में सेक्शन 20, वही सेक्शन 21 में प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि डिफेमेशन की मैक्सिमम फीस 25,000 रुपए होगी। वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए किए गए वाद में मैक्सिमम फीस 200 रुपए होगी। और आगे इन्होंने कहा है कि सूट वैल्यूएशन के लिए अगर कोई वहां पर बाजार मूल्य नहीं है संपत्ति का, तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी से संबंधित उसके लिए उसका सूट का वैल्यूएशन 1,000 रुपए के आधार पर किया जाएगा। आगे देखिए, परंतु जहां संपत्ति का कोई बाजार मूल्य नहीं हो, वहां न्यायालय की अधिकारिता अवधारित करने के प्रयोजनार्थ मूल्य वह रकम होगी जो वादी वाद पत्र में कथित करे। जुडिक्शन के लिए वो मानेंगे जो वाद पत्र में कथित की जा रही है, वो जो सब्जेक्ट मैटर जो आप सेक्शन 10 या फिर ऑर्डर 7 रूल 1 में वैल्यूएशन के बारे में लिख रहे हो, उसके आधार पर कोर्ट का जुडिक्शन तय किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में इन्होंने कहा है कि भाई जो हिंदू, मुस्लिम और ये चैरिटेबल या फिर रिलीजियस ट्रस्ट हैं उनको इसमें ट्रस्ट माना गया है। सेक्शन 28 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये आपके सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से वो करता है, उसी के बारे में है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के अधीन स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए वाद में फीस संपत्ति के आधे बाजार मूल्य पर या 200 रुपए पर जो अधिक हो संगणित की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए सेक्शन 29, सूट्स फॉर पोजेशन नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड। भाई ऊपर अपन पोजेशन पोजेशन कहाँ से पढ़ रहे हैं? 23 में पोजेशन था, 24 में एक जगह था कि डिक्लेरेशन प्लस पोजेशन, फिर आपका इसमें सेक्शन 27 में, 28 में, 29 आपका पोजेशन, सिर्फ पोजेशन कब्जे के बाद का मिसलेनियस है कि ऊपर दिए हुए हैं उनका, तो उस हिसाब से अगर अन्यथा है तो वो आपका सेक्शन 29 में दिया हुआ है। किसी स्थावर संपत्ति के कब्जे के जिस वाद के लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, वाद में फीस संपत्ति के बाजार मूल्य पर संगणित की जाएगी, जो 20 रुपए से कम नहीं होगी। मिनिमम फीस कितनी होगी? 20 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन बाजार मूल्य पर संगणित की जाएगी। आगे देखिए सेक्शन 30, ईजमेंट। कहाँ है ईजमेंट? टीपी में है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में।
चलिए, ईजमेंट एक्ट तो अलग से है ही, उसीलिए आपके सेक्शन 25 लिमिटेशन एक्ट में भी दिया हुआ है। चलिए, ईजमेंट होता है कि भाई संपत्ति आपकी नहीं है, लेकिन आप उस संपत्ति पे आने जाने या और किसी चीज के लिए कोई अधिकार रखते हैं। उसी अधिकार को ईजमेंट्री राइट कहते हैं। जिस संपत्ति पे अधिकार रखा जाता है उसको सर्विएंट हेरिटेज कहते हैं, और जो इस संपत्ति के लिए अधिकार रखा जाता है वो डोमिनेंट हेरिटेज होती है। चलिए देखिए, प्रतिष्ठाई अथवा अनुसेवी स्वामी द्वारा सुखाचार से संबंधित किसी वाद में फीस वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष के मूल्यांकन की रकम पर संगणित की जाएगी, परंतु ऐसी रकम किसी भी दशा में 200 रुपए से कम नहीं होगी। फीस 200 रुपए से ऊपर की मिल रही है तो वो उस पे जो अनुतोष है उसके मूल्यांकन के आधार पे, अगर अनुतोष का मूल्यांकन उन्होंने 200 रुपए से कम की फीस आ रही है तो मिनिमम फीस हम 200 रुपए लेंगे। आगे देखिए, इन्होंने अब ये कहा है प्रोवाइजो में, परंतु में, कि भाई अगर वो साथ में सुखाचार से संबंधित कोई वो कर रहा है और साथ में कंपनसेशन भी मांग रहा है तो कंपनसेशन के लिए उसको अलग से फीस देनी होगी। परंतु जहां ऐसे सुखाचार के संबंध में अन्य अनुतोष के अलावा मुआवजे के लिए दावा किया गया हो, वहां फीस ऐसे अन्य अनुतोष पर संदेह फीस के अलावा मुआवजे के रूप में दावाकृत रकम पर भी संदत की जाएगी। दावाकृत रकम पे की मुआवजे की कहाँ निकालोगे, कहाँ से निकालोगे मुआवजे की? अगर आपसे पूछा जाए कि मुआवजे के लिए फीस कौन से सेक्शन से कैलकुलेट करनी है, तब कौन से करोगे? सेक्शन 21, सूट फॉर मनी इंक्लूडिंग डैमेजेस, कंपनसेशन, एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस, एन्युटीज, तो वो आप इसमें लिख लीजिएगा। आगे देखिए, प्रियम्पशन, सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट, सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम लॉ में कहा जाता है हक सुफा। उसके लिए अगर दावा किया गया है तो उसके लिए आपको कितनी फीस देनी है? सुफाधिकार को परिवर्तित करने के बाद में फीस उस विक्रय के जिसको सुफाधिकारी शून्य करना चाहता है के प्रतिफल की रकम पर या विकृत संपत्ति के बाजार पर मूल्य पर जो भी कम हो संगणित की जाएगी। भाई, हक शुफा तो पता है सबको। हक शुफा कैसे एक्सरसाइज होता है कि भाई उसने किसी और आदमी से एग्रीमेंट किया है या उसको बेच दी है, तब आप तुरंत कहते हैं कि भैया ये तो मैं खरीदूंगा, अगर आपका वो खरीदने का अधिकार है और आप उतनी कीमत भी देने को तैयार हैं जो वो दे रहा है, तो उसकी गणना, या तो अगर उसने पहले ही बेच दी है तो जितनी में बेची है उसको सेट असाइड कराने के लिए सेल सेट असाइड करानी पड़ेगी। उस सेल को सेट असाइड कराने के लिए जो उसकी कंसीडरेशन थी, सेल डीड की कंसीडरेशन थी, वो कंसीडरेशन पे या फिर उसका जो बाजार मूल्य है उसके आधार पर की जाएगी। अब या तो भाई ऐसे है कि सेल डीड में उन्होंने जानबूझ के ज्यादा लिखा रखी है, बाजार मूल्य कम है तो बाजार मूल्य पर, और अगर बाजार मूल्य ज्यादा है लेकिन सेल डीड में कम लिखवा रखी है तो जो कम होगा उसके आधार पर तय की जाएगी। सेक्शन 32 एक बार बाद में पढ़ेंगे अपन। हाँ जी, सूट फॉर अकाउंट्स, लेखाओं के लिए वाद। इसमें आप एक काम कीजिएगा, इसी में आप या तो इस एक्ट में लिख लीजिएगा या फिर आप लिमिटेशन एक्ट में लिख लीजिएगा। पीछे जो आपके शेड्यूल में आर्टिकल्स दिए हुए हैं, क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं ना आपके, लिमिटेशन एक्ट में कितना टाइम पीरियड है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट सूट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। लगभग लगभग कवर हो जाते हैं, अकाउंट के सूट हैं, कॉन्ट्रैक्ट के, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के, डिक्लेरेशन के, लगभग लगभग आपके सारे कवर हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे या तो यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड लिख लीजिएगा या फिर आप लिमिटेशन एक्ट में इसके हिसाब से वहां पे कोर्ट फीस लिख लीजिएगा, ताकि आप दोनों को एक साथ रेफर
कर सकें, याद कर सकें। भाई प्री में ही काम आएंगे, मेंस में तो पूछने से रहे। देखिए आगे, सूट्स फॉर अकाउंट्स, लेखाओं के लिए वाद। अब देखिए, पहले उससे पहले एक कंसेप्ट ये है, आगे 4-5 सेक्शन में यही कंसेप्ट है कि भाई उसने जो क्लेम किया है, कोई मार्केट वैल्यू तो है नहीं, अकाउंट है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू तो है नहीं। आप अकाउंट चाह रहे हैं, कोई मार्केट वैल्यू आएगी नहीं, तो जो जितनी अमाउंट आप एस्टिमेट करके बताओगे उसके आधार पे फीस ली जाएगी। तब इन्होंने ये कहा है कि बाद में अगर डिक्री में वो अमाउंट ज्यादा निकलती है, आपने मान लीजिए आप कह रहे हो कि 1 लाख रुपए के एस्टिमेटेड आपकी अमाउंट होनी चाहिए, बाद में निकली वो 10 लाख रुपए, तो अब कोर्ट कहेगा कि जो डिफरेंस अमाउंट है पहले वो जमा कराओ कोर्ट फीस की, तभी हम कोई डिक्री पास करेंगे, उसके अलावा डिक्री आपको मिलेगी नहीं। हाँ, मेंस में पूछने लगे वो 2-3 आर्टिकल दे देते हैं, 2-3 आर्टिकल्स दे देते हैं कि इसमें कितना लिमिटेशन पीरियड है, इसमें कितना लिमिटेशन पीरियड है। लेकिन ज्यादातर इसमें से मिल जाएंगे आपको, क्योंकि सारे के सारे लगभग लगभग सारे सूट आपके ये कवर कर जाता है, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं। भाई कोर्ट फीस के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है उन्हीं को लिखेंगे कि बार बार यही सूट आ रहे हैं। पार्टीशन का हुआ, आपका इंजंक्शन का हुआ, आपकी डिक्लेरेशन का हुआ, वो सारे इन्होंने मेंशन कर दिए, जिनके लिए इनको रोज फेस करना पड़ता है उनके लिए अलग से रूल बना दिए। बाकी एक सेक्शन 45 डाल दिया कि भाई ये काम के नहीं है, ये कोई 8-10 साल में एक जना आता है सूट फाइल करने के लिए ऐसे वाला, तो उसके लिए सेक्शन 45 है। बाकी जो स्पेसिफिक कैटेगरी हैं वो सारी की सारी इन्होंने मेंशन कर दी। देखिए, तो जो कंसेप्ट है वो ये है कि भाई अब प्लेंटिफ से एक अमाउंट एस्टिमेट करवाई जाएगी कि प्लेंटिफ खुद बताएगा कि मैं लगभग इतनी अमाउंट के लिए मुकदमा कर रहा हूं। अगर वो अमाउंट कम निकल जाती है बाद में, जब उसने फाइनली जजमेंट पास किया और उसने डिक्री बनवाई, तो वो अमाउंट कम या कम निकलती है जिस पे उसने फीस दी है। मान लीजिए उसने अकाउंट के लिए कहा कि लगभग 1 लाख रुपए का अकाउंट है, बाद में जब वो डिक्री बनाई गई तो वो अमाउंट निकल के आई लगभग 10 लाख रुपए की। तो कोर्ट प्लेंटिफ से कहेगा कि पहले आप अपनी कोर्ट फीस सही करो और फिर मैं डिक्री दूंगा। और जब तक वो कोर्ट फीस नहीं देता, कोर्ट का कोई मतलब नहीं है कि भाई आपका जजमेंट सुन लिया या नहीं सुना, आपकी हियरिंग होगी, फिर भी कोर्ट बाउंड नहीं है कि आपको डिक्री बनवा के देवे जब तक आप कोर्ट फीस नहीं दे देते हो। अगर नहीं दोगे तो जितनी की कोर्ट फीस आपने दी है, मान लीजिए 1 लाख रुपए तक की दी है, तो वो 1 लाख रुपए तक अपना लिमिट कर देगा कि भैया आप जजमेंट, आप कह रहे थे 1 लाख रुपए की अमाउंट है तो 1 लाख रुपए का ही जजमेंट लेके आप जाएंगे। देखिए आगे, सेक्शन 33, लेखाओं के लिए वाद। लेखाओं के लिए किए गए किसी वाद में फीस उस रकम पर संगणित की जाएगी जिसके लिए वाद चलाया गया है और वाद पत्र में प्राक्कलित की गई है, एस्टिमेटेड इन द प्लेंट। जिस अमाउंट के लिए आपने प्लेंट फाइल की है, सूट फाइल किया है, या फिर जिसका एस्टिमेशन आपने प्लेंट में लगाया है। आगे देखिए, जहां वादी को संदेह रकम जैसे कि जैसी कि वाद में अभी निश्चित की गई है, वाद पत्र में प्राक्कलित रकम से अधिक हो, वहां इस प्रकार अधिनिश्चित रकम का संदाय करने का निर्देश देने वाली डिक्री तब तक पारित नहीं की जाएगी जब तक कि वास्तव में संदत फीस और उस फीस के जो कि उस समय संदेह होती, जबकि इस प्रकार अभिनिश्चय संपूर्ण रकम वाद में समाविष्ट होती, बीच का अंतर संदत नहीं कर दिया जावे। ये यही कह रहा है कि भाई आपने जब अपनी प्लेंट फाइल करी तो उसमें वैल्यूएशन और कोर्ट फीस के बारे में गलत लिखा कि मैं 1 लाख रुपए का अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने सूट की हियरिंग करी तो वो अमाउंट ज्यादा निकल के आई। तो अब वो आपसे कहेंगे कि भैया जब तक डिक्री नहीं देंगे, जब तक आप
पूरी की पूरी जो हम अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से कोर्ट फीस नहीं दे देते। आगे देखिए, यदि ऐसे समय के भीतर जो न्यायालय नियत करे अतिरिक्त फीस संदत नहीं की जाए तो डिक्री उतनी रकम तक ही सीमित होगी जिसके लिए फीस संदत की गई है। भले ही आपके 10 लाख रुपए निकल के आ रहे हैं, लेकिन कोर्ट यही कहेगा कि भैया हम तो डिक्री में 1 लाख रुपए ही बताएंगे, डिक्री हम 1 लाख रुपए की ही पारित करेंगे। आगे देखिए, जहां किसी वाद से यह पता चले कि कोई रकम प्रतिवादी को संदेह है तो उसके पक्ष में कोई डिक्री तब तक पारित नहीं की जाएगी जब तक वह उस रकम पर देय फीस संदत न कर दे। अगर ये डिक्री में ये पता चलता है, जजमेंट में ये पता चलता है कि डिफेंडेंट प्रतिवादी को कोई पैसे मिलने हैं, अगर वो पैसे लेना चाहता है तो कोर्ट फीस जमा करानी पड़ेगी। आगे देखिए, सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, भागीदारी के विघटन के लिए वाद। अब इसमें उन्होंने वही जो ऊपर ये 33 के 2-3 वैसे के वैसे कॉपी किए हैं, बाकी इन्होंने क्लोज 1 में वो चीज रखी है कि भाई सूट में किस किस आधार पे लिया जाएगा। पार्टनरशिप में मेंस में भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है डिसोल्यूशन वाला जो पार्ट है, सबसे ज्यादा वही पूछा जाता है। उससे पहले तो कोर्ट को जरूरत ही नहीं है, हर जगह शुरुआत ही यही होती है, सब्जेक्ट टू एग्रीड अदरवाइज, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। वो शुरू ही ऐसे ही करते हैं सेक्शन को कि अगर पार्टीज ने अन्यथा कोई उपबंध बना लिया तो वो उपबंध लगेगा, वरना ये रूल मान लेंगे। देखिए, भागीदारी के विघटन और लेखाओं के लिए एक बात तो ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अकाउंट्स, या फिर ओनली अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म, या विघटित भागीदारी के लेखाओं के लिए किसी वाद में, ये दो वाद हैं, दो तरह के वाद इन्होंने बताए हैं। या तो वाद इसलिए है कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको विघटित करो और उसके अकाउंट्स बताओ, या फिर सिर्फ ये है कि विघटन तो हम करके आ गए लेकिन अब उसके अकाउंट्स के लिए हमने सूट फाइल किया है। भागीदारी के विघटन और लेखाओं के लिए या विघटित भागीदारी के लेखाओं के लिए किसी वाद में फीस भागीदारी में वादी के हिस्से के मूल्य पर, जैसा कि वादी द्वारा प्राकल्पित किया गया है, संगणित की जाएगी। सिर्फ जो प्लेंटिफ है उसका जितना हिस्सा उसके अंदर बनता है उस हिस्से के आधार पर फीस तय की जाएगी। अब ये तो प्लेंटिफ ही बताएगा कि मेरा तो भाई 4 पार्टनर है, 1/4 हिस्सा है, तो उस हिस्से के हिसाब से मेरा कितना वैल्यूएशन आना चाहिए वो प्लेंटिफ बताता है। अब कोर्ट ने हियरिंग करी और उसके बाद में उसने मान लीजिए अपना हिस्सा बताया कि भाई मेरे को कुल मिला के रुपए मिलेंगे 5 लाख, बाद में निकल के आ रहे हैं कि भाई 5 लाख की जगह उसको 15 लाख रुपए उसके हिस्से में आ रहे हैं। अब कोर्ट उससे कहेगा कि भैया 5 लाख की तो कोर्ट फीस दे चुके, बचे हुए 10 लाख की कोर्ट फीस और दे दो, तब तो हम डिक्री पास करते हैं, अगर नहीं दोगे तो हम डिक्री नहीं देंगे। देखिए क्लोज टू, यदि वादी के हिस्से का मूल्य जैसा कि वाद में अभिनिश्चित किया गया है वाद पत्र में यथा प्राकल्पित मूल्य से अधिक हो तो तब तक कोई डिक्री, अथवा यदि कोई प्रारंभिक डिक्री हो गई हो तो कोई अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में पारित नहीं की जाएगी। भागीदारी की आस्तियों में से कोई संदाय नहीं किया जाएगा और वादी के हिस्से, लेखे और संपत्ति आवंटित नहीं की जाएगी जब तक कि वास्तव में संदत फीस और उस फीस के जो उस दशा में संदेह होती, जबकि इस प्रकार अभिनिश्चित संपूर्ण मूल्यवाद में समाविष्ट होता, बीच के अंतर को संदत नहीं कर दिया जावे। तो कंडीशन ये है कि वादी ने जानबूझकर अपना हिस्सा कम दिखाया, कम फीस दी, जब जजमेंट पास हुआ तो उसमें उसका हिस्सा बढ़कर आया। अब कोर्ट उसको कहेगा कि पहले कोर्ट फीस जमा कराओ फिर हम आपको डिक्री बना के देंगे, उससे पहले आपको डिक्री नहीं देंगे। अगर प्रिलिमिनरी डिक्री बन चुकी है तो फाइनल डिक्री पास नहीं करेगा। आगे देखिए, अब ये है कि भाई वही क्लोज 3 डिफेंडेंट के बारे में है जो ऊपर अपन ने पढ़ा। अगर डिफेंडेंट को कुछ पैसे मिलने हैं तो डिफेंडेंट पहले कोर्ट फीस जमा कराए, उसके बाद में उसको डिक्री दी जाएगी। ऐसे किसी वाद में भागीदारी की आस्तियों
में प्रतिवादी के हिस्से के लिए या उसके कारण प्रतिवादी के पक्ष में तब तक कोई अंतिम डिक्री पारित नहीं की जाएगी जो धन संदत्त नहीं या धन संदत्त नहीं किया जाएगा और संपत्ति का कोई आवंटन नहीं किया जाएगा जब तक कि भागीदारी की आस्तियों में उसके हिस्से की रकम या मूल्य पर संगणित फीस संदत्त न कर दी जाए। तो डिफेंडेंट पहले फीस जमा कराएगा, उसके बाद में उसको देंगे। सेक्शन 35 मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना अपना, सेक्शन 35 मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। अब इन्होंने क्लोज ए में 1 में तो ये कहा है कि भाई जो प्लेंटिफ है वो किसी जॉइंट प्रॉपर्टी का पार्टीशन चाह रहा है और उसमें उसको पोजीशन में नहीं है, वो उस संपत्ति के पोजीशन में नहीं है। मान लीजिए 4 भाई हैं जिनके पास एक घर है और उनमें से एक भाई को 3 भाइयों ने मिलके बाहर निकाल दिया। अब वो जिसको बाहर निकाला वो कोर्ट में मुकदमा करता है कि भैया मेरे को रहने के लिए जगह नहीं है, मेरा भी इस घर में हिस्सा है और इसका पार्टीशन करवा दो। अब क्योंकि वो उस घर के जॉइंट पोजीशन में नहीं है, तब जो आपका क्लोज 1 है उसके हिसाब से उसको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। दूसरी क्लोज में ये है कि चारों भाई हैं, चारों साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन अब चारों को लगता है कि चारों की 4 रसोई होनी चाहिए, वरना ये चारों आपसरी में लड़ लड़ के एक दूसरे को मारेंगे, पिसेंगे हम साथ में। तो उस कंडीशन में उन्होंने खुद से जाके एक वाद फाइल किया कि भाई हम 4 भाई हैं, चारों को अलग अलग कर दो। कोर्ट सबसे पहले ये पूछेगा कि भाई आपका उस पे कब्जा है या नहीं है, आप साथ में रह रहे हो या नहीं रह रहे। अगर आप साथ में रह रहे हो तो आप क्लोज 2 में दो, अगर साथ में नहीं रह रहे हो, आपको घर से बाहर निकाला हुआ है, तो आप क्लोज 1 के हिसाब से कोर्ट फीस पे करेंगे। देखिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, 2-3 बार पूछा हुआ है। अविभक्त कुटुंब की संपत्ति अथवा ऐसी संपत्ति जिसका स्वामित्व संयुक्त रूप से हो या सांझे में हो की विभाजन तथा हिस्से के पृथक कब्जे के लिए किसी ऐसे वादी द्वारा जिसे ऐसी संपत्ति पर कब्जे से अपवर्जित कर दिया गया है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि उसको संपत्ति के कब्जे से अपवर्जित कर रखा है, उसको पोजीशन में नहीं है वो। दायर किए गए किसी वाद में फीस की संगणना संपत्ति में वादी के हिस्से के बाजार मूल्य पर की जाएगी। उसमें वादी को कितना हिस्सा मिलेगा उसके आधार पे उसकी गणना की जाएगी। जो क्लोज 2 है वो है कि वो अभी बाकी जो हिस्सेदार हैं उनके साथ जॉइंट पोजीशन में है, संयुक्त कब्जे में है। तब इन्होंने एक सारणी बनाई है, चार्ट बनाया है, उसके हिसाब से वो फीस देंगे। अविभक्त कुटुंब की संपत्ति जिसका स्वामित्व संयुक्त रूप से हो या सांझे में हो के विभाजन तथा पृथक कब्जे के लिए किसी ऐसे वादी द्वारा जिसका ऐसी संपत्ति पर संयुक्त कब्जा है दायर किए गए किसी वाद में फीस निम्नलिखित दरों पर संदत की जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना, प्री में दोनों चीजों में बहुत अंतर आता है। अगर वो कब्जे में है और कब्जे में नहीं है, कब्जे में है तो फीस अलग आएगी, कब्जे में नहीं है फीस अलग हो जाएगी। कब्जे में नहीं है तो बाजार मूल्य पे निकलेगी, कब्जे में है तो आपकी क्लोज 2 में चार्ट बनाया हुआ है कि उस हिसाब से। और क्वेश्चन वहीं गड़बड़ होता है, क्वेश्चन में चेंज भी वहीं आता है। वही एक चीज है जो इसको डिफरेंशिएट करती है और इसीलिए एग्जामिनर का फेवरेट बना हुआ है कि बार बार इसको पूछ लो, क्योंकि उस समय घबराहट में बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि कब्जे में है या कब्जे में नहीं है। अगर कब्जे में नहीं है तो कौन सा लगेगा, कब्जे में नहीं है तब क्लोज 1 लगेगा, कब्जे में है तो क्लोज 2 लगेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्री में इसी के आधार पे चेंज होता है पूरा का पूरा। देखिए अगर कब्जे में है तो क्लोज 2 में आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं कि यदि वादी के हिस्से का मूल्य 5,000 रुपए या कम हो तो 30 रुपए की फीस देनी होगी उसको। यदि 5,000 रुपए से अधिक किंतु 10,000 रुपए से अधिक न हो तो 100 रुपए देनी होगी। और यदि 10,000 रुपए से अधिक हो तो 200 रुपए की उसको फीस देनी होगी। दोबारा कह रहा हूं, अगर कब्जे में नहीं है तो कोई उसका सारनी नहीं लगेगी, उसको अपने हिस्से की बाजार मूल्य के आधार पे कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो कब्जे में है और उसका
हिस्सा जो उसके अंदर आता है वो अगर 5,000 रुपए तक का है तो आप उसको 30 रुपए देनी पड़ेगी। 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में उसका हिस्सा बनता है तो 100 रुपए देनी पड़ेगी। और यदि उसके हिस्से में 10,000 रुपए से ऊपर की संपत्ति आ रही है तो उसको 200 रुपए की कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। आगे देखिए, जहां ये डिफेंडेंट के बारे में है। देखिए, जहां उपधारा 1 या उपधारा 2 के अंतर्गत आने वाले किसी वाद में कोई प्रतिवादी संपत्ति के विभाजन और उसमें अपने हिस्से पर पृथक कब्जे के लिए दावा करता है तो फीस उसके लिखित कथन पर संदेह होगी। जो ऐसे प्रतिवादी को कब्जे से अपवर्जित किए जाने या उसके संयुक्त रूप से काबिज होने के अनुसार उसके हिस्से के आधे बाजार मूल्य पर या उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट दरों की आधि पर संगणित की जाएगी। अगर डिफेंडेंट डिमांड करता है कि भैया मेरे को अलग से कब्जा दिलवा दो, अब सिचुएशन ये है। ए बी सी और डी, ये चार भाई हैं। अब इनमें से ए इनसे अलग होके रहना चाहता है तो ए ने एक सूट फाइल किया, ए वर्सेस बी सी एंड डी। ठीक है, बी सी एंड डी उसने एक सूट फाइल किया है। अब अगर ये कब्जे में है, अगर ये चारों एक साथ रह रहे हैं, अगर इसके पास कब्जा है तो ये आपके सेक्शन 35 के क्लोज 2 में आएगा अगर पोजीशन में है। और इन तीनों को अगर लगता है कि ये रोज यहाँ बदमाशी करता है और एक बार इन तीनों ने मिलकर उसको पीट पाट के भगा दिया, घर से बाहर निकाल दिया, तो उसके पास कब्जे में नहीं है। अगर कब्जे में नहीं है, नॉट इन पोजीशन है, तो आपकी सेक्शन 35 का क्लोज 1 लगेगा। ये चीज अपन समझ चुके हैं, ये चीज समझ में आ गई सबके। अगर पोजीशन में है तो क्लोज 2 लगेगी, पोजीशन में नहीं है तो क्लोज 1 लगेगा। अब होता क्या है, ये तीनों भाई एक साथ रहते थे, वो एक अकेला अलग था। अब जैसे ही उसने सूट फाइल किया, ये दोनों के, ये डी भी उसमें डब्ल्यू एस लेके आता है कि भाई साहब रहना तो देखो ये दोनों के साथ मुश्किल ही है तो मेरे को भी अलग ही करवा दो, कि मैं भी चाहता हूं कि मेरे हिस्से का भी अलग से आप निर्धारण करके मेरे को दे दो। अगर अब ये इनके साथ कब्जे में बना हुआ है तो इसको क्लोज 2 के हिसाब से फीस देनी पड़ेगी, और इसके साथ ही इसको निकाल दिया था तो इसको क्लोज 1 के हिसाब से देनी पड़ेगी। ये चीज इन्होंने कही है। और ये दोनों फिर भी चाहते हैं कि नहीं, हम दोनों तो साथ ही रहेंगे, हमारा ज्वाइंट पोजीशन बना रहेगा। और इनको अगर सूट फाइल करना हो उस ज्वाइंट पोजीशन के लिए तो सेक्शन 36 में जाएगा। तब सेक्शन 36 में जाएगा अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी पे ज्वाइंट पोजीशन के लिए सूट फाइल करते हैं। कि मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि ए इतना ताकतवर हो कि तीनों भाई को मार के निकाल दे, ए ही अकेला बदमाश हो उनके अंदर, वो रोज केस मुकदमे करता हो, वकील हो, डरा धमका के कि बोले तुम्हें पुलिस ले जाएगी, तुम तीनों निकल जाओ। तो अब तीनों भाई मिलके अगर जॉइंट पोजीशन के लिए मुकदमा फाइल करेंगे तो वो करेंगे सेक्शन 36 के अंदर। और अगर एक भाई कर रहा है कि भैया मेरे को अलग से बंटवारा करवा दो और उसके बाद में मेरे को अपना हिस्सा दे दो, तो वो जाएगा आपका सेक्शन 35 में। 35 का क्लोज 3 ये कहता है कि अगर डिफेंडेंट चाहे तो वो भी मांग कर सकता है डब्ल्यू एस में कि भैया मेरा भी हिस्सा अलग करवा दो और मेरे को भी सेपरेट पोजीशन दिलवाओ।
तब उसके लिए ये किया जाएगा कि भाई उसको भी प्लेंटिफ मान के प्लेंटिफ को जो फीस देनी होती वो फीस उसको देनी होगी। आगे देखिए, जहां उपधारा एक या उपधारा दो के अंतर्गत आने वाले किसी वाद में वादी या प्रतिवादी धारा 38 में विनिर्दिष्ट स्वरूप की डिक्री या अन्य दस्तावेज को रद्द करना चाहता है, वहां रद्दकरण के अनुतोष के लिए उपधारा एक में विनिर्दिष्ट रीति से पृथक फीस संदेह होगी। अगर वो चाहता है कि कोई डिक्री या कोई डॉक्यूमेंट कैंसिल किया जाए, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, कहाँ है आपका कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट? अगर आपके पास आज आए कोई पक्षकार और बोले कि साहब मेरे को एक सेल डीड कैंसिल करवानी है, मेरे भाई ने मेरे हिस्से की भी सेल डीड बनवा दी, मैं कैंसिल करवाना चाहता हूं। जी, देख लीजिएगा, सेक्शन 31 है एसआरए का। बिल्कुल सही चंचल जी। सेक्शन 31 एसआरए में कैंसिलेशन के लिए सूट फाइल किया जाता है। चलिए देखिए, अगर उनमें से कोई भी पक्षकार कैंसिलेशन ऑफ डिक्री या डॉक्यूमेंट चाहता है साथ में, तो उसको पार्टीशन की फीस देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ सेक्शन 38 में जो फीस बताई गई है वो फीस उसको अलग से देनी पड़ेगी। सेक्शन 36 जॉइंट पोजीशन के लिए की बात करता है। अपन ने देख लिया कि भाई ए ने इन तीनों को निकाला था और ये तीनों अब एक साथ वाद पेश करना चाहते हैं कि हमें जॉइंट पोजीशन में वापस स्टेब्लिश किया जाए, हमें संयुक्त कब्जा दिलवाया जाए। आगे देखिए सेक्शन 36, अविभक्त कुटुंब की संपत्ति पर संयुक्त रूप में या सांझे में स्वामित्वाधीन संपत्ति पर कब्जे के लिए किसी ऐसे वादी द्वारा जिसे कब्जे से अपवर्जित कर दिया गया है, लाए गए वाद में फीस संपत्ति के हिस्से के बाजार मूल्य पर संगणित की जाएगी। वो पार्टीशन नहीं चाह रहा है, पार्टीशन अगर वो डिमांड करेगा तो उसको सेक्शन 35 में ही जाना पड़ेगा। वो कह रहा है कि मेरे को अलग नहीं जाना। अब वो तो जो लेजिस्लेशन जिन्होंने बताया बनाया है वही जाने कि सेक्शन ये सब क्लोज 3 में आधा क्यों रखा है। हो सकता है कि वो अग्रेसर नहीं है इसलिए उसको आधा बोल दिया कि भाई इसको जल्दी नहीं थी, ये डिफेंडेंट है बेचारा, बाद में मांग रहा है, ये तो आया ही नहीं कोर्ट के सामने। अब वो तो उनकी सोच है कि किस आधार पे मांगा कि भाई वो आधा होना चाहिए था। चलिए आगे देखिए, अविभक्त कुटुंब की संपत्ति पर संयुक्त रूप से या सांझे में स्वामित्वाधीन संपत्ति पर कब्जे के लिए किसी ऐसे वादी द्वारा जिसे कब्जे से अपवर्जित कर दिया गया है, लाए गए वाद में फीस संपत्ति के हिस्से के बाजार मूल्य पर संगणित की जाएगी। अगर वो जॉइंट पोजीशन चाह रहा है तो सेक्शन 36 में आएंगे, अगर वो पार्टीशन चाह रहा है तो सेक्शन 35 में ही जाना पड़ेगा। अगर कब्जे से बाहर कर रखा है उसको तो उसको क्लोज 1 में जाना पड़ेगा, और अगर वो कब्जे में है तो क्लोज 2 में जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन सूट, प्रशासन के लिए वाद। प्रशासन के लिए वाद क्या होते हैं? देखिए, ये रिलेट करते हैं आपके प्रोबेट और उनसे, कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है उसकी संपत्ति को मैनेज करने के लिए जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है तो वो नहीं है सूट। जो व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया जाता है वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। उसका पर्पस ये होता है कि जब तक वो संपत्ति उस हिसाब से जैसा उसने वसीयत में चाहा है या वसीयत के अलावा अगर उसका सक्सेशन में जाना है, वे सक्सेशन के हिसाब से बंटवारा होना है, तो तब तक भी तो मैनेज करके रखनी पड़ेगी। मान लीजिए किसी की 200 करोड़ की संपत्ति है, अब उसके
जिनको सक्सेसर हैं उनको, वो 8-10 लोग हैं उनको मिलेगी। अगर जब तक उसको कोई मैनेज करके नहीं रखे तो सब लोग आपसरी में उसको बांट लेंगे कि भाई मेरे को 10 करोड़ की मिली, मैंने 10 करोड़ बेच दिए, फिर मेरे को 5 करोड़ और कहीं से हाथ में आ गए तो 5 करोड़ की बेच दी। तो वैसी स्थिति नहीं बने, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। अपन जो नॉर्मल वाले हैं उनके लिए तो वही एक मकान है, एक गाड़ी है, बोलो बांट लो, आप बांट लो, एडमिनिस्ट्रेटर उसमें क्या ही करेगा, पता है। अब वो उसके लिए होता है जिनकी संपत्तियों का पता ही नहीं होता कहाँ तक फैली हुई है। तो भाई वो पहले पूरी जांच करेगा, पता लगाएगा, तब तक उसको मैनेज करके रखेगा कि भाई कोई ले नहीं जाए। वो कहलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर सूट। अब इन्होंने उसमें यही कहा है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर सूट है उसमें सेक्शन 45 में जो दरें बताई गई हैं उसके हिसाब से आपको कोर्ट फीस देनी है। साथ में इन्होंने वही 2-3 क्लोजेस जोड़ी हैं कि भाई अगर उसने जो रेट बताई, जो अमाउंट बताई, उससे ज्यादा की अमाउंट निकल के आती है तो जब तक उसको डिक्री नहीं मिलेगी, जब तक वो डिफरेंस वाली फीस जमा नहीं करा देता। अगर कोई डिफेंडेंट है उसके हिस्से में कुछ जाना है तो तब तक उसको नहीं देंगे जब तक वो उसके लिए फीस जमा नहीं कराता। वो सारी चीजें हैं। देखिए, किसी संपदा के प्रशासन के लिए किसी वाद में फीस वाद पत्र पर धारा 45 में विनिर्दिष्ट दरों से उद्ग्रहित की जाएगी। ये अपन पहले देख चुके हैं, सेम वैसा का वैसा ही है कि अगर कम फीस जमा कराई है और बाद में ये निकल के आता है कि अधिक फीस देनी थी तो उससे अधिक फीस ली जाएगी, और जब तक वो नहीं दे देता तब तक उसको डिक्री नहीं देंगे। फिर अगला जो है वो आपका डिफेंडेंट के बारे में है, क्लोज 3, कि डिफेंडेंट को हम तब तक कुछ भी नहीं देंगे अगर उसके हिस्से में कुछ आ रहा है, जब तक कि वो कोर्ट फीस जमा नहीं करा देता। और आगे इन्होंने कहा है कि अगर अन्य किसी प्रोसीडिंग में आपने कोर्ट फीस जमा करा रखी है पहले, जो उसी पर्टिकुलर पर्पज से रिलेट करती है, तो उसका आपको क्रेडिट दिया जाएगा। क्लोज 4 एक बार देख लीजिए। देखिए, ये यहाँ पे लास्ट में ये कह रहे हैं कि अगर उसने और किसी प्रोसीडिंग में फीस जमा करवाई है जो उसी से संबंधित है, मान लीजिए उसने पहले पार्टीशन के लिए सूट फाइल कर रखा था, उसके ही किसी भाई की डेथ हो गई, वो अब उसमें एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहा है, उसने फीस जमा करा रखी है, सारी संपत्ति के आधार पर उसने फीस जमा कराई थी। अब वो उसी में वो कहता है कि भैया मैं मेरा हिस्सा मांग रहा था, अब वो मर गया है तो मेरे को तब तक एडमिनिस्ट्रेटर बनाओ, और उसके आधार पे होगा। तो उसकी जितनी फीस दी हुई है वो उसमें से कम कर देंगे, जैसे अपन सेक्शन 125 में पढ़ते हैं ना, सीआरपीसी में, कि भाई अगर उसने यहाँ मेंटेनेंस ली है और हिंदू मैरिज एक्ट में भी उसकी मेंटेनेंस बन रही है, तो जितनी मेंटेनेंस वहां बन रही है उतनी माइनस कर दो। वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि अगर उसने पहले उसी सब्जेक्ट मैटर पे फीस दे रखी है तो उतनी फीस माइनस कर देंगे। चलिए, बाकी आपका सेक्शन 38 और ये सब बचा है। सेक्शन 45 इसमें इंपॉर्टेंट कर लेना आप। सेक्शन 45 आपका मिसलेनियस है। सेक्शन 45 आपका मिसलेनियस है। कल देखते हैं। कल एक सेक्शन, बाकी आप एक बार पढ़ के आइएगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा चैप्टर 4 में ही।
एक अपन मॉर्गेज वाला देखेंगे, जो सेक्शन आपका 32 है। मॉर्गेज वाला मैं बता दूंगा, बाकी उसके अलावा 38, 39, 40, 45 वाला एक बार अच्छे से कर लेना। 45 में सिर्फ अमाउंट दी हुई है, वो अमाउंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेसिड्यूरी सेक्शन है कि अगर कहीं पे भी और नहीं मिलता तो सेक्शन 45 आपका अप्लाई होता है। वो कोर्ट फीस के लिए होता है, और सेक्शन 48 जो है वो सूट के वैल्यूएशन के लिए होता है। रेसिड्यूरी सेक्शन वो भी है, वो भी रेसिड्यूरी सेक्शन है, सेक्शन 48, वो आपके सूट के वैल्यूएशन के लिए होता है। और जो सेक्शन 45 है वो आपके कोर्ट फीस के लिए होता है। चलिए बाकी कल देखते हैं। कल आईटी के भी जो भी हों वो पूछ लीजिएगा।